जैसा कि हमने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। मैंने क्या कहा था, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इससे अगर कोई अंदर आएगा तो पहले सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो कोई आ रहा है तो उसे देखना पड़ेगा कि कैसे आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता, है ना। इसलिए हेडिंग डाली जाए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। डालो बेटा हेडिंग, ऑफ फ्रॉम। एक बात बताना, जब कोई सेल है बेटा, हम जानते हैं सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है ना। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बन रही होती है, और प्रोटीन ईआर के थ्रू गोल्गी बॉडी में प्रोसेसिंग होने के बाद सेल से बाहर जाती है। फाइनली से बाहर जाना तो सेल मेम्ब्रेन से ही पड़ेगा ना बेटा, है ना। सेल से बाहर जाना तो सेल मेम्ब्रेन से ही पड़ेगा, और इस प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड बाहर मिलेंगे, और बाहर अमीनो एसिड अगर अंदर आएंगे तभी तो वो प्रोटीन बन पाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स का, किसका, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का सेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। समझ पा रहे हैं बेटा आप, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का सेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है। और इसके आने जाने के लिए ही दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ रहे हैं ना बेटा, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले समझने एक फ्रेमवर्क बनाना, उसके बाद समझाते हैं ना। एक होता है बेटा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। आज जब मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ तो इसमें एनर्जी खर्च होगी। अरे ऑब्वियस बात है भैया, जब एक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी खर्च होगी। तो मैं कह दूं, हाँ एक्टिव सबसे ही पता चल रहा है, मतलब एटीपी कंज्यूमिंग है, और एनर्जी हमारी एटीपी के फॉर्म में होती है। ये एटीपी कंज्यूमिंग है, और ये एटीपी इसमें नहीं लगती, इसमें एटीपी लगती, इसमें एटीपी नहीं लगती। अब देखो, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। देखो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम बताएंगे कि सेल के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जाता है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर आता है ना। एक दिन की बात थी, मैंने एक अपने कमरे में, है ना, एक अपने कमरे में, इस रूम में बेटा मैंने परफ्यूम छिड़का। देखो जो मैंने कहा था वो रिपीट कर रहा हूँ बात को, मैंने इसमें परफ्यूम छिड़का और बाहर परफ्यूम नहीं है, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल किधर ज्यादा, अंदर के बाहर? बाहर। अंदर बहुत ज्यादा है ना। और जब मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो मॉलिक्यूल किधर जाने की टेंडेंसी रखेंगे? बाहर जाने की। क्योंकि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, यही सिंपल डिफ्यूजन है। क्या है बेटा? यही सिंपल डिफ्यूजन। देखो बेटा सिंपल डिफ्यूजन क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बहुत सुंदर बेटा, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं यही सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। यू नो, कोई बात तो नहीं? मैं कह दूं बेटा, कह दूं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बेटो। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थोड़ा बड़ा टर्म है ना, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में कह दूं ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा रहे हैं। इसका मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ग्रेडियंट का मतलब समझ पा रहे हैं आप? अरे ग्रेडियंट का मतलब क्या? वो कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन में अंतर है ना। अब एक बात बता, जितने ही मॉलिक्यूल उधर होते उतने ही मॉलिक्यूल इधर होते, क्या कोई मॉलिक्यूल बाहर जाते? क्या नहीं जाते, है ना। अगर मैं अनमूमन अगर बात मानूं तो मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाते, मतलब इसका नेट मूवमेंट हमेशा 0 होता। यू नो बेटा। अब देखो, अब एक बात बताना, यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा, देखो जैसे इस कॉलम की बात करते, एक रूम अपना ये है, एक रूम अपना ये है, दोनों ही रूम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना बेटा। जब ये दोनों आपस में रूम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ए है, ए बी मटेरियल है, ये लिक्विड है, मान लो लिक्विड है बेटा, ठीक है ना। अभी यहाँ ए में ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, यहाँ इसके मॉलिक्यूल कम है, तो आप जरा बताओ कि ये वाला मटेरियल जो है ए से बी में जाना चाहेगा कि बी से ए में जाना चाहेगा? ए से बी में। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत सुंदर बेटा, इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा और इसका कंसंट्रेशन यहाँ कम। लेकिन ये जाना चाहेगा ए से बी में। क्या यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन लगी है? क्या नहीं लगी। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ सिंपल डिफ्यूजन। क्या? सिंपल डिफ्यूजन। अरे बेटा जब यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो मैं इसे सिंपल डिफ्यूजन बोल रहा हूँ। अगर गलती से इसमें किसी ने मेम्ब्रेन ठोक दी, मार्केट से कोई छन्नी लाया और छन्नी लगा के इसमें लगा दी बेटा, इस छन्नी में छोटे छोटे छेद थे। अब एक बात बता, ये रैंडमली मूव करेंगे मॉलिक्यूल, किस मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे?
बेटा ये देखो पहले क्या था कि मॉलिक्यूल ऐसे ही घूम रहे थे, है ना, अरे पूरी खाली जगह मिल गई भाग के जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा है क्या? नहीं, अब इसे मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा ना। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई पार्टिकल जा रहा है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या अभी भी मैंने कंसंट्रेशन बदली? क्या नहीं बदली। अभी भी यहाँ के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन पे हैं और यहाँ के मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन पे है। समझ रहे हो बेटा? क्या एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की टेंडेंसी भी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने की होती है ना बेटा। अगर तू हायर से लोअर जाएगा, अगर मेम्ब्रेन बीच में है, तो हम इसी सिंपल डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। समझने की कोशिश करना। ऑस्मोसिस नथिंग एवरीथिंग, इट इज ए सिंपल डिफ्यूजन। क्या है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन। वो बात अलग है सिंपल डिफ्यूजन की, जब मैं बात करता हूं तो कोई बीच में मेम्ब्रेन नहीं आती। अगर ऑस्मोसिस है तो बीच में मेम्ब्रेन आएगी। देखो बेटा एक बार अगर एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये दो रूम है ना बेटा, मैंने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? मेम्ब्रेन लगा दी। ये मैंने क्या किया, इस रूम में मैंने पानी भर दिया, ठीक है ना बेटा, और इसमें पानी नहीं है। तो एक बात बताओ, पानी किधर से किधर जाना चाहेगा? इधर से इधर जाना चाहेगा ना। ए से बी में जाना चाहेगा कि बी से ए में? ए से बी में। क्या अभी भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पानी जा रहा है? जा रहा है ना। तो मैं कह दूं ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन इसमें मेम्ब्रेन आ गई तो इस सिंपल डिफ्यूजन को मैं क्या कहूंगा? अगर इसमें मेम्ब्रेन आ गई तो इस सिंपल डिफ्यूजन को मैं ऑस्मोसिस कहूंगा। समझ पा रहे हैं ना आप बेटा? अगर मेम्ब्रेन है तो ये ऑस्मोसिस है, अगर मेम्ब्रेन नहीं होती तो सिंपल डिफ्यूजन है ना। अब एक बात बता, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, क्या इसमें एनर्जी लग रही है? नहीं लग रही। अगर एनर्जी नहीं लग रही तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कौन सा ट्रांसपोर्ट है बेटा? इसी सिंपल डिफ्यूजन में दूसरा ऑस्मोसिस आता है। अगर मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस है, अगर मेम्ब्रेन नहीं तो वो सिंपल डिफ्यूजन नहीं। ठीक है ना बेटा। दूसरा आता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लग रही है। अरे एटीपी लग रही है, पैसा लग रहा है, तो किसी की मदद से जाना चाहिए ना, उसे किसी की फैसिलिटी चाहिए ना। अगर उसकी फैसिलिटी किसी की चाहिए बेटा, अगर फैसिलिटी किसी की चाहिए तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोई पैसे दे रहा है तो वो प्रोटीन है। कौन है बेटा? यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? मदद बाई प्रोटीन। कौन बेटा? प्रोटीन मदद करता है। अब देखो हम पॉइंट टू पॉइंट बाई विद एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, वो आप नोट करते रहना। यस या नो? बेटा ठीक है, इसको नोट करो। बेटा देखना, आपको मैंने अभी बताया था सिंगर निकोल्सन के अकॉर्डिंग जो फ्लूइडोलॉजिक मॉडल था उसमें लिपिड बाई लेयर की मॉलिक्यूल की लेयर होती है ना। आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा तो ये लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है अपनी? दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो नहीं, एक ही है बेटा, है ना। लिपिड की लेयर उसमें होती है, वो आप समझ जाना, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, लिपिड होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, बीच में प्रोटीन वगैरह दसी होती है, ये तो आप समझ ही जाओगे ना। इतना आप समझना बेटा, इतना ध्यान रखना, माइंडली ध्यान रखना। इस सेल का आउटर एटमॉस्फेयर है और ये सेल का इनर एटमॉस्फेयर है ना। ये सेल के अंदर की चीजें हैं, ये सेल के बाहर की चीजें हैं, है ना। सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल आते हैं, सेल के बाहर भी मॉलिक्यूल आते हैं, है ना। लेकिन आते मेम्ब्रेन के थ्रू हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है। हाईलाइट में लिखना बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है ना। मतलब इसके थ्रू मॉलिक्यूल अंदर आ भी सकते हैं, मॉलिक्यूल बाहर जा भी सकते हैं। इसका मतलब सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर भी जा सकते हैं, सेल के बाहर से मॉलिक्यूल भी अंदर आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सेल के बाहर भी जा सकता है और सेल के अंदर भी आ सकता है। अगर उसमें एनर्जी लग रही है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर एनर्जी नहीं लग रही तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना बेटा। इसमें सिंपल डिफ्यूजन भी होता है। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल, नोट करो, मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमेबल। कौन सी? सिलेक्टिव परमेबल, बिल्कुल। जनरली जो वाटर होता है अपना पानी होता है ना, वो बाहर की साइड ज्यादा होता है। कहाँ ज्यादा होता है? बाहर की साइड, और अंदर की साइड कम होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना, आउटर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना, है ना। तो जैसे आपको बताया था इसमें कुछ चैनल होते हैं, प्रोटीन होती है, टनल होते हैं, बताया था ना। इसी प्रकार से वाटर के लिए भी बेटा यहाँ टनल होती है। क्या होती है? इस टनल को मैं एक्वापोरिन कहता हूँ। क्या? इसी एक्वापोरिन के थ्रू पानी जो आता है ना बेटा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आता है। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन। सेल के अंदर अगर पानी को आना हो तो किसके थ्रू आएगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू आएगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अब एक्चुअल में मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को पार कर रहा है तो H2O पानी आ रहा है, सिंपल डिफ्यूजन कहूंगा कि ऑस्मोसिस कहूंगा?
ऑस्मोसिस। क्या कहूंगा बेटा, ये एक प्रकार का सिंपल डिफ्यूजन है। एक्चुअल में मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं तो मैं उसको ऑस्मोसिस कह रहा हूँ। यू नो, आप जानते हो यहाँ पर जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल जनरली सिंपल डिफ्यूजन से आते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। यू नो, अब देखो कुछ मॉलिक्यूल बेटा ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते, उन्हें एक फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है और वो फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन्स। कौन? प्रोटीन। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बेटा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब एक बात बताओ, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या एनर्जी, अभी ये भी कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट आ रहा है ना, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के अलोंग आ रहा है। समझ रहे हो? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो इसमें भी एटीपी नहीं लगती। ठीक है ना। तीसरा बेटा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल देखते हैं। जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं बेटा, जो पोलर सॉल्यूट होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं, तो आपको पता है ये लिपिड बाइलेयर है, ये नॉन पोलर है। कैसी है? नॉन पोलर है ना, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे जो बिना किसी रुकावट के अंदर आ जाएंगे थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू? सिंपल। क्या उसमें एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से अपने आप अंदर आ जाएंगे बाई प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, उसमें भी एनर्जी नहीं लगेगी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगली बात आती है बेटा, कुछ मॉलिक्यूल पोलर भी तो होंगे। देखो कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? पोलर। कैसे होते हैं? पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल बेटा जिसमें चार्ज होता है, क्या होता है? तो कुछ जो हमने आपको बताया था टनल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? टनल। जो टनल प्रोटीन के थ्रू आते हैं बेटा, टनल प्रोटीन के थ्रू जो प्रोटीन आते हैं, ऐसे भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। कौन सा ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट बेटा? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं, क्योंकि जो जरूरत पड़ती है वो प्रोटीन जो होती है टनल प्रोटीन होती है। कौन सी? टनल। वे मूवमेंट पिंग पोंग मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट बेटा? पिंग पोंग मूवमेंट। ये वैसे जरूरत नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन फिर समझने की कोशिश। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये इस प्रकार की प्रोटीन होती है। कैसी? इस प्रकार की प्रोटीन होती है। अब कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल है, जब कोई मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है ना बेटा, कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया। अब ये मॉलिक्यूल इधर कैसे आएगा? अब ये प्रोटीन अगले ही क्षण कैसी हो जाएगी? देखो कोशिश करना समझने की। अगले ही क्षण ये प्रोटीन ऐसी हो जाएगी। अरे इन्होंने लिया था ऐसे, अब छोड़ दिए इधर। एक बात बताओ, पहले ऐसे थी ये, है ना, यहाँ पर कोई पार्टिकल आ गया, अब ये ऐसी हो गई तो वो नीचे नहीं चला जाएगा पार्टिकल। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए पिंग पोंग मूवमेंट। कौन सा? पिंग पोंग। ये ऐसी मूवमेंट को जो फैसिलिटी देता है कौन? प्रोटीन। कौन? प्रोटीन ने फैसिलिटी दी, लेकिन ये मॉलिक्यूल आ तो अभी भी रे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है रे। बता, अभी भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं, तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आ रहे हैं तो इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। तो ये भी एक प्रकार का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा? पैसिव। इसका एग्जांपल है बेटा पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस। इसका एग्जांपल इधर देखो बेटा, पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट बाय ए। पोलर जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ए नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। समझ पा रहे हैं आप? जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से ड्यू टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड। तीसरा ट्रांसपोर्ट आता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम में ही दिया है एक्टिव, तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या अगेंस्ट द ट्रांसपोर्ट होगा कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? अगेंस्ट द। अरे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होगा ये, तभी तो इसमें एनर्जी लग रही है। समझ पा रहे हैं? इट इज अलोंग के अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। बहुत सुंदर बेटा, इट इज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक बात बताओ रे, जल्दी से बताओ, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सेल के बाहर
कम और सेल के अंदर ज्यादा, है ना। अब सेल के बाहर कम, सेल के अंदर ज्यादा, फिर भी ये बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर भी यहाँ पर चैनल तो लगेगा ही, प्रोटीन तो लगेगी, चाहे वो करियर प्रोटीन हो या फिर स्टेबल प्रोटीन हो, लेकिन आएगा अगर बाहर अलोंग द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? भले ही इसमें प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन की तो जरूरत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या मैं जो करियर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है? जी हाँ पड़ रही है, लेकिन एनर्जी की भी जरूरत पड़ रही है। हाँ। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। कैसे आ रहा है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आ रहा है। इसका एग्जांपल है बेटा फेमस सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जांपल क्या है इसका? सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद दो टर्म आते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, है ना। इन दो टर्मों के ऊपर चर्चा करते हैं, इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। नोट करो बेटा, हेडिंग डालो एंडोसाइटोसिस। हाँ। बात एंडोसाइटोसिस की होगी। एंडो मीन्स अंदर, क्या बेटा? अंदर। और साइटोसिस माने सेल, है ना। सेल के अंदर कोई आ रहा है, एंडोसाइटोसिस कहला रहा है। अब एक बात और, सेल के अंदर अगर कोई आ रहा है, या तो सेल पानी पी सकती है या फिर सेल खाना खा सकती है। हाँ। या तो सॉलिड मटेरियल अंदर आएगा या फिर लिक्विड मटेरियल, है ना बेटा। देखो अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आ रहा है, अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आ रहा है तो इसे बेटा मैं टर्म देता हूँ पिनोसाइटोसिस। कौन सा साइटोसिस? पिनोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है तो मैं क्या कहूंगा? फेगोसाइटोसिस। कौन सा साइटोसिस? फेगोसाइटोसिस। देखो ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेन ही आते हैं। किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही आते हैं। जैसे कोई एक सेल है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई लिक्विड है। देखो ये मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ लिक्विड भर दिया। क्या भर दिया बेटा? लिक्विड। अबे तो लिक्विड ऐसे थोड़ी है कि तालाब की तरफ चला आएगा। ये आएगा तो किसी थैली में, बटुआ में, पाउच में रख कर ही ना, है ना। अगर ये किसी बल्क में आ रहा है, किस में आता है बेटा? बल्क में आएगा। अब इस बल्क में है तभी मैं टर्म यूज करूंगा कि एंडोसाइटोसिस है। क्या है बेटा? एंडोसाइटोसिस। अगर पानी आ रहा है तो मैं कहूंगा कि सेल ड्रिंकिंग कर रही है या फिर पेनेकोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है ना बेटा। अगर इसी पाउच में, इसी बटुआ में अगर फूड आ रहा है तो मैं कहूंगा कि सेल फेगोसाइटोसिस कर रही है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ। दूसरा टर्म आता है बेटा एक्सोसाइटोसिस। क्या? एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस। समझ रहे हैं? सेल के अंदर आना एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस। चाहे वो फूड मटेरियल हो सकता है, चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो सकता है। सेल के अंदर आ रहा है तो एंडो है, सेल के बाहर जा रहा है तो एक्सो है। ऐसे हम नॉर्मली देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सेल वॉमिटिंग कर रही है, सेल कुछ कर रही है, सेल इजेशन कर रही है, लेकिन हमें इनसे किसी से भी मतलब नहीं। हमें तो मतलब है सिर्फ एक्सोसाइटोसिस से। किससे? एक्सोसाइटोसिस से एंडोसाइटोसिस। यही दो टर्म हमें याद रखने हैं। देखो ऐसे ही पार्टिकल, वही पार्टिकल बल्क में अगर कोई मटेरियल अगर थैली में रखकर बाहर जा रहा है, थैली में रखकर, पाउच में रखकर, बटुआ में रखकर, वेसाइकल में रखकर अगर कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस कहला रहा है। क्या कहला रहा है बेटा? अब देखो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल जैसे सेल को जरूरत पड़ती है वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें सेल को जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल पढ़ा। इसी के जरिए, इसी के साथ हमारी सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड बाइलेयर का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है ना। दूसरी बात हमने बेटा ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, किसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, किसमें चैनल और टनल की जरूरत पड़ती है। जनरली वाटर हमारा सिंपल डिफ्यूजन के अंदर आता है जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जब एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन है। अगर कोई मेम्ब्रेन है, अगर उसके थ्रू वाटर आ रहा है तो बेटा वो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या? ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है, हमें पता पड़ा कि हमारे सेल के अंदर कुछ बल्क में भी जाता है। अगर बल्क में जा रहा है तो मैं दो टर्म देता हूँ बेटा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अगर किसी पाउच में, बटुए में रखकर सेल के अंदर अगर कोई बल्क में जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस है। अगर किसी पाउच या बटुए में रखकर सेल से बाहर आ रहा है बल्क में ज्यादा मात्रा में तो वो एक्सोसाइटोसिस है, जिसे हम सेल वॉमिटिंग या फिर सेल इजेशन भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? इसके बाद एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा फीचर है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, सब के अंदर सेम है। यहाँ तक कि आर्की बैक्टीरिया,
जो कि यहाँ तक कि आर्की बैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया से भी डिफरेंस होते हैं, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। लिपिड के नेचर होने के कारण इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, और अगर नेचर फ्लूइडिटी है तब ये तो सेल टू सेल सेल ग्रोथ भी करती है, सेल कनेक्शन भी करती है ना, एंडोसाइटोसिस भी करती है, एक्सोसाइटोसिस भी करती है, सेल टूट भी जाती है फिर भी सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाती है, क्योंकि इसका लिपिड का नेचर होता है। और लिपिड का नेचर जो बेटा फ्लूइडिटी नेचर का होता है, कैसा होता है? फ्लूइडिटी नेचर होता है। अगर इतना ही ज्यादा फ्लूइडिटी हो जाए तो सेल टूट के मेम्ब्रेन बिखर जाएगी। इसके लिए उसमें कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल कोलेस्ट्रॉल भरा होता है, बीच बीच में क्या कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जिसके हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ। जनरली हाइड्रोफोबिक टेल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिसके जरिए पूरा का पूरा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक हो जाती है। यू नो, अब हाइड्रोफोबिक से मैंने भी आपको कहा कि पानी बिना किसी रोक टोक के अंदर बाहर आ जा सकता है, तो पानी की औकात ही क्या है अगर वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन में कुछ टनल या कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसे हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वापोरिन्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी टनल होते हैं जो वोल्टेज गेटेड होते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में वोल्टेज गेटेड नहीं है, इसलिए हम आज कुछ चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारी सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है, कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। अगर मैं प्लांट सेल में बाहर से देखूं तो रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड। आप सब लोगों को पता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्लांट सेल ही देखी थी, वो भी डेड। कैसी बेटा? डेड। उन्होंने जब पेड़ के कॉर्क को देखा, बहुत सुंदर बेटा, जब उन्होंने पेड़ के कॉर्क को देखा तो उन्होंने देखा अरे ये सेल क्या, ये तो गजब की सेल हैं। इन्होंने क्या देखा था? अगर ये तो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हैं। कैसे बेटा? मधुमक्खियों के छत्ते। अरे उन्होंने तो ऐसा लगा, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है माइक्रोस्कोप में कि मधुमक्खियों के छत्ते हैं, बट ये दिस इज नॉट द मधुमक्खी के छत्ते। इन्होंने कहा बेटा ये सेल से मिलकर बने हैं। किससे? सेल से मिलकर। अरे एक बात बता, जब मैं बाहर से चीज को देख रहा हूँ तो रॉबर्ट हुक को सबसे पहले क्या दिखाई देगा? वो इसकी सेल वॉल। क्या बेटा? सेल वॉल। अरे जब इसको सेल वॉल सबसे पहले दिखाई दी, रॉबर्ट हुक को सेल वॉल सबसे पहले दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैं समझ गया इन्होंने प्लांट सेल देखी थी। क्या देखी थी? प्लांट सेल। और आप जिसको बता ही रहे हैं कि प्लांट सेल जनरली कॉर्टेक्स की देखी, कॉर्क की देखी। किसकी बेटा? कॉर्क की देखी। आज यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन खत्म होती है। ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन का ये यूनिक फीचर है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में, सारी की सारी सेलों में, चाहे वो बैक्टीरिया हो या आर्किया, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, सब में सेम होती है। कैसी होती है बेटा? सेम होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी विद मी पर।